नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी फैसले पर बात करने वाले हैं और उसके असर पर भी। ये है सुप्रीम कोर्ट का रजनीश बनाम नेहा मामला। फैसला आया था 4 नवंबर 2020 को। अब आप सोच रहे होंगे, ये इतना अहम क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि इसने ना शादी ब्याह से जुड़े मामलों में जो गुजारा भत्ता होता है, मेंटेनेंस, उसको लेकर कई उलझे हुए मुद्दे थे। उनको सुलझाने के लिए बड़े डिटेल में दिशा निर्देश दिए हैं। और हमारी ये पूरी बातचीत सुप्रीम कोर्ट के उसी आधिकारिक फैसले पर आधारित है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने ये गाइडलाइंस जारी की थी। तो आज हमारा मकसद क्या है? यही कि इस फैसले की जो मुख्य बिंदु हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें। आखिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्या खास बातें हैं इनमें? और हम जैसे आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए, इसी पर आज हम गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये मामला आखिर था क्या। रजनीश बनाम नेहा। तो हुआ ये कि पत्नी यानी नेहा ने जनवरी 2013 में बेटे के जन्म के तुरंत बाद ही अपना ससुराल छोड़ दिया। फिर कुछ महीने गुजरे और सितंबर 2013 में उन्होंने सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने और अपने बेटे के लिए अंतरिम गुजारा भत्ते की अर्जी डाली, इंटरिम मेंटेनेंस। फैमिली कोर्ट ने फिर 2015 में एक आदेश दिया। पत्नी को 15,000 रुपये महीना और बेटे को पहले 5,000, जो बाद में शायद 10,000 रुपये महीना कर दिया गया, अंतरिम भरण पोषण देने को कहा। पति रजनीश इस आदेश से खुश नहीं थे। वो इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट गए, लेकिन 2018 में उनकी याचिका वहां खारिज हो गई। और फिर मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ ना कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ये मामला कोर्ट में अटका रहा करीब करीब 7 साल तक। एक तरफ थे पति रजनीश। वो कभी कहते थे जी मेरी तो कोई कमाई ही नहीं है, कभी कहते थे कि अरे मुझे तो अपने पिताजी से कर्जा लेना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ थी पत्नी नेहा। उनका आरोप था कि नहीं, पति अपनी असली कमाई छुपा रहे हैं, वो तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यही सब मतलब ये जो इतनी लंबी देरी हुई, 7 साल कम नहीं होते, और ये जो पार्टियां अपनी सही आर्थिक स्थिति नहीं बताती, ऐसी ही समस्याओं ने सुप्रीम कोर्ट को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें लगा कि भरण पोषण के मामलों के लिए अब कुछ ठोस, कुछ विस्तृत दिशा निर्देश बनाने की सख्त जरूरत है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया, देखिए, कि ये जो मेंटेनेंस के कानून है ना, ये असल में सामाजिक न्याय का एक तरीका है। इनका मकसद है कि जो आश्रित पत्नियां हैं, बच्चे हैं, वो बेसहारा ना हो जाएं, दर-दर ना भटकें। और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(3) जो महिलाओं बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने की बात करता है, और अनुच्छेद 39 जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनकी मूल भावना के भी बिल्कुल अनुरूप है। हम्म। तो जरूरत तो साफ दिख रही थी, लेकिन वो कौन सी खास दिक्कतें थीं, कौन सी समस्याएं थीं जिन्हें हल करने के लिए कोर्ट को ये गाइडलाइंस बनानी पड़ी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 5 बड़ी मुश्किलों को पहचाना और उन्हें सुलझाने की कोशिश की इस फैसले के जरिए। पहली थी, जैसा आपने भी इशारा किया, ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार की समस्या, मतलब ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस। होता ये था कि एक ही व्यक्ति, मान लीजिए पत्नी है, वो कई अलग-अलग कानूनों के तहत मेंटेनेंस मांग सकती थी। सीआरपीसी 125 में भी, हिंदू मैरिज एक्ट में भी, हमा में भी, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी। अब इससे गड़बड़ क्या होती थी कि अलग-अलग अदालतें कई बार एक ही केस में अलग-अलग रकम तय कर देती थीं। कभी-कभी तो विरोधाभासी ऑर्डर भी आ जाते थे और एक ही मसले पर कई सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलने लगती थी। बहुत कंफ्यूजन था। दूसरी बड़ी समस्या थी अंतरिम भरण पोषण तय होने में जो बेतहाशा देरी होती थी। कानूनों में तो लिखा है, जैसे एचएमएस सेक्शन 24 है, सीआरपीसी 125 है, कि भाई 60 दिन में फैसला करो, लेकिन असलियत में, जैसा हमने इसी केस में देखा, सालों लग जाते थे। तब तक वो आश्रित व्यक्ति क्या करे? तीसरा, मेंटेनेंस की सही रकम तय करने में मुश्किल। ऐसा इस केस में भी हुआ। अक्सर पार्टियां या तो अपनी असली कमाई छुपाती हैं, या जरूरतें इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं कि पूछिए मत। ऐसे में कोर्ट के लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि भाई वाजिब रकम आखिर है क्या। चौथा मुद्दा था कि भरण पोषण दिया कब से जाए, किस तारीख से लागू हो। इस पर भी अदालतों में एकरूपता नहीं थी। कोई कोर्ट कहता था अर्जी के तारीख से दो, कोई कहता था जिस दिन हमने ऑर्डर दिया उस तारीख से, कोई कहता था जब सामने वाले को नोटिस मिला तब से। तो ये भी एक कन्फ्यूजन था। और पांचवा और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मुद्दा था
आदेशों को लागू करवाना, इन्फोर्समेंट। भाई कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, पर अगर पति या जो भी देने वाला है वो पैसे दे ही ना तो इन आदेशों को हकीकत में लागू करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इससे कानून का जो असल मकसद था वही फेल हो रहा था एक तरह से। हाँ, बात तो सही है। ये पांचवें मुद्दे काफ़ी काफ़ी सीरियस लगते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो पहली वाली प्रॉब्लम थी, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन वाली, कि कई कानूनों में अर्जी दे दी, इसका कोर्ट ने क्या हल निकाला? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? इंसाफी होगी ना कि हर अर्जी पर आपको अलग अलग पूरी रकम देने का ऑर्डर मिल जाए। इनकम तो एक ही है। तो इसका हल निकालने के लिए कोर्ट ने कुछ नियम बनाए। पहला नियम है अनिवार्य प्रकटीकरण का, मैंडेटरी डिस्क्लोजर। मतलब अगर आपको एक कानून के तहत पहले से मेंटेनेंस मिल रहा है और आप किसी दूसरे कानून के तहत फिर अर्जी डालते हैं, तो आपको अपनी नई अर्जी में ये साफ साफ बताना होगा कि हाँ जी, मुझे पहले फला कोर्ट से फला केस में इतना मेंटेनेंस मिल रहा है या ऑर्डर हुआ है। आप ये छुपा नहीं सकते। जी। दूसरा, समायोजन या सेट ऑफ। एडजस्टमेंट या सेट ऑफ। जब दूसरी कोर्ट आपकी नई अर्जी पर सुनवाई करेगी तो वो पहले से मिल रही रकम का ध्यान रखेगी और जो भी नई रकम वो तय करती है उसमें से वो पुरानी रकम को घटा देगी या एडजस्ट कर देगी ताकि डबल पेमेंट ना हो। और तीसरा, संशोधन का रास्ता, मॉडिफिकेशन। में जो रकम तय हुई थी वो अब कम या ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको उसी कोर्ट में अर्जी देनी होगी जिसने पहला आदेश दिया था। ये नहीं कि आप एक नई कार्रवाई शुरू कर दें कहीं और। अच्छा। तो मतलब अब वो गड़बड़ नहीं होगी कि एक ही कमाई पर कई जगह से पूरा मेंटेनेंस वसूल लिया। पारदर्शिता बढ़ेगी इससे। चलिए अब उस दूसरी समस्या पर आते हैं, अंतरिम भरण पोषण में देरी और ये कमाई छुपाने वाली बात। इसके लिए कोर्ट ने क्या क्या इंतजाम किया? देखिए, ये इस फैसले का शायद सबसे अहम और मैं कहूंगी क्रांतिकारी हिस्सा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब से सभी तरह के भरण पोषण के मामलों में, चाहे वो नए हो या पुराने पेंडिंग मामले हो, दोनों पार्टियों को, मतलब अर्जी देने वाले को भी और जिसके खिलाफ अर्जी है उसे भी, अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति और देनदारियों का एक पूरा ब्यौरा देना होगा, एक शपथ पत्र के रूप में, एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और कोर्ट ने सिर्फ कहा नहीं, बाकायदा इसके फॉर्मेट भी तय कर दिए हैं, एनेक्शर्स दिए हैं फैसले के साथ, और देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए 3 अलग-अलग फॉर्मेट दिए। एक उनके लिए जिनकी आमदनी खेती से नहीं है, एनक्लोजर 1, दूसरा जिनकी खेती से आमदनी है, एनक्लोजर 2, और एक खास फॉर्मेट मेघालय राज्य के लिए भी बनाया, एनक्लोजर 3, क्योंकि वहां मातृवंशीय समाज है और इनकम टैक्स के नियम भी कुछ अलग हैं। तो काफी सोचा गया है। इसको दाखिल करने की टाइम लिमिट भी तय की है। जो अर्जी दे रहा है आवेदक, उसे तो अपनी अर्जी के साथ ही यह एफिडेविट देना है, और जिसके खिलाफ अर्जी है प्रतिवादी, उसे नोटिस मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब और अपना एफिडेविट दाखिल करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि भाई कोशिश करो कि 2 से ज्यादा मौके ना दिए जाएं इसके लिए, काम जल्दी हो। और अगर प्रतिवादी जानबूझकर देरी करता है या ये एफिडेविट देता ही नहीं, तो कोर्ट सख्त कदम उठा सकता है, यहाँ तक कि उसका जो बचाव करने का हक है, डिफेंस, उसे भी रद्द करने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि और जानकारी चाहिए तो वो मांग सकता है, पार्टियों से सीधे सवाल जवाब कर सकता है, सीपीसी के ऑर्डर 10 के तहत, या एफिडेविट में जो बातें बताई हैं उन पर सवाल पूछने की इजाजत दे सकता है, ऑर्डर 11 सीपीसी के तहत। और अगर कोर्ट को शक है कि कोई अपनी कमाई छुपा रहा है, तो वो एविडेंस एक्ट की धारा 106 का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब है कि भाई जानकारी तो तुम्हारे पास है, तुम ही साबित करो कि तुम्हारी कमाई कितनी है, बोझ उसी पर आ जाएगा। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर कोई इस एफिडेविट में जानबूझकर गलत जानकारी देता है, झूठ बोलता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 340 के तहत झूठी गवाही के लिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की अवमानना के लिए भी। हाँ, एक छूट जरूर दी है कि जो लोग वाकई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं या बीपीएल है, उनको कोर्ट ये एफिडेविट दाखिल करने से छूट दे सकता है।
और कोर्ट ने ये उम्मीद भी जताई है कि भाई जब ये एफिडेविट्स वगैरह आ जाएं तो अंतरिम भरण पोषण की अर्जी पर कोशिश की जानी चाहिए कि 4 से 6 महीने के अंदर एक तर्कसंगत मतलब रीजन्ड आदेश दे दिया जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि हर फैमिली कोर्ट में पेशेवर विवाह परामर्शदाता मैरिज काउंसलर जरूर होना चाहिए ताकि अगर सुलह की कोई गुंजाइश हो तो वो भी तलाशी जा सके। वाह, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। इस एफिडेविट से तो पारदर्शिता आएगी ही, और शायद उम्मीद है कि मामले भी तेजी से निपटेंगे। लेकिन वो अगला बड़ा सवाल तो अपनी जगह है। चलो जी, सारी जानकारी आ गई एफिडेविट से। अब कोर्ट ये कैसे तय करेगा कि आखिर कितना मेंटेनेंस देना है? क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला बताया कोर्ट ने? नहीं, देखिए कोर्ट ने कोई सीधा गणित वाला फॉर्मूला नहीं दिया है और शायद देना संभव भी नहीं है, क्योंकि हर केस अलग होता है। हर परिवार की परिस्थितियां, उनकी ज़रूरतें, उनकी कमाई सब अलग-अलग होती हैं। राइट। लेकिन कोर्ट ने बहुत से महत्वपूर्ण फैक्टर्स मतलब कारकों की एक लिस्ट जरूर दी है जिन पर विचार करके ही अदालत को मेंटेनेंस की रकम तय करनी चाहिए। इनमें क्या क्या शामिल है? पार्टियों की हैसियत, स्टेटस क्या है उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से, आश्रितों की वाजिब जरूरतें, रीजनेबल नीड्स, पत्नी की बच्चों की जरूरतें क्या हैं, पत्नी की आमदनी और कमाने की क्षमता, क्या पत्नी पढ़ी लिखी है, क्या वो काम कर रही है, अगर कर रही है तो क्या उसकी कमाई इतनी है कि वो अपना गुजारा ठीक से कर सके, या फिर क्या उसने शादी के बाद परिवार के लिए बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ा था। यहाँ एक बात पर कोर्ट ने खास जोर दिया है जो अक्सर गलत समझी जाती है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी पढ़ी लिखी है या कमाने में सक्षम है उसे मेंटेनेंस देने से मना नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब उसकी कमाई पर्याप्त न हो या उसने परिवार के लिए अपना करियर कुर्बान किया हो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पति की आमदनी और क्षमता, पति की असली कमाई कितनी है, उसके खुद के जरूरी खर्चे क्या हैं, क्या उस पर कोई और लोग भी निर्भर हैं लीगली जैसे बूढ़े माँ बाप, उसकी देनदारियां लोन वगैरह क्या हैं। और कोर्ट ने ये भी दोहराया कि एक हट्टा कट्टा स्वस्थ पति जो कमा सकता है वो ये कहकर नहीं बच सकता कि जी मेरी तो कोई आमदनी नहीं है, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था जब वो साथ रहते थे, इसे भी ध्यान में रखना होगा ताकि पत्नी और बच्चों को अचानक से बहुत नीचे के स्तर पर न जीना पड़े। बच्चों के खर्चे, इसमें सिर्फ खाना कपड़ा मकान नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई जिसमें आजकल एक्स्ट्रा कोचिंग ट्यूशन सब शामिल है, और मेडिकल खर्चे भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च तो आमतौर पर पिता को उठाना चाहिए। हाँ, अगर पत्नी भी कमा रही है तो इन खर्चों को समझदारी से आमदनी के हिसाब से बांटा जा सकता है। और भी कुछ बातें जैसे शादी कितने समय चली, क्या किसी पक्ष को या बच्चे को कोई गंभीर बीमारी या विकलांगता है जिसमें ज्यादा खर्च होता है, तो इन सब बातों पर गौर करने का मकसद यही है कि जो आश्रित पक्ष है उसे एक ठीक ठाक सम्मानजनक जीवन जीने लायक रकम मिल जाए। रकम ना तो इतनी कम हो कि वो बेचारे गरीबी में जिएं और ना ही इतनी ज्यादा कि देने वाले के लिए बोझ बन जाए और वो दे ही ना पाए। एक संतुलन साधना है। हाँ, ये संतुलन साधना ही असल चुनौती होगी कोर्ट्स के लिए। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि ये मेंटेनेंस आखिर मिलेगा कब से? अर्जी देने की तारीख से या जब कोर्ट आदेश सुनाएगा तब से? इस पर कोर्ट ने क्या रुख साफ किया? जी, ये बहुत ही अहम सवाल था और इस पर पहले वाकई अदालतों की राय बटी हुई थी। जैसा आपने कहा, कोई अर्जी की तारीख से, कोई आदेश की तारीख से, कोई सम्मन तामील होने की तारीख से देता था। सीआरपीसी की धारा 125(2) वैसे तो कोर्ट को विवेक मतलब डिस्क्रेशन देती है इस मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ मामलों का हवाला दिया जैसे शैल कुमारी देवी केस, भुवन मोहन सिंह केस, और कहा कि भाई ये देखा गया है कि इन मामलों में फैसला आने में बहुत बहुत ज्यादा देर हो जाती है, सालों लग जाते हैं। अब इस देरी को देखते हुए कोर्ट ने माना कि न्याय तो यही कहता है कि भरण पोषण जिस तारीख को अर्जी दाखिल की गई थी उसी तारीख से मिलना चाहिए। लिहाजा कोर्ट ने बिल्कुल साफ निर्देश दिया है कि अब से भविष्य के सभी मेंटेनेंस के मामलों में, चाहे वो किसी भी कानून के तहत क्यों ना हो, मेंटेनेंस उसी तारीख से देय होगा, पेएबल होगा जिस तारीख को कोर्ट में अर्जी दी गई थी। इससे उन लोगों को वाकई बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिनकी अर्जियां सालों साल खिंचती रहती थी और उन्हें इंतजार करना पड़ता था। हाँ, ये तो वाकई आश्रित पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी और जरूरी राहत है। चलिए, अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर। मान लिया कोर्ट ने आदेश दे दिया, रकम तय हो गई, तारीख भी तय हो गई,
लेकिन अगर सामने वाला पक्ष, मान लीजिए पति, पैसे देता ही नहीं है तो इस आदेश को लागू कैसे करवाया जाए? ये तो असल दिक्कत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ज़मीनी हकीकत है और सबसे बड़ी चुनौती भी। जैसा हमने इसी रजनीश बनाम नेहा मामले में देखा कि 7 साल तक शायद भुगतान नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ की है। कोर्ट ने कहा कि भई ये जो मेंटेनेंस का आदेश है, इसको ठीक वैसे ही लागू करवाया जा सकता है जैसे सिविल कोर्ट के किसी पैसे की वसूली के हुक्म को, मनी डिक्री को करवाया जाता है। इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी में जो तरीके दिए हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे पैसे न देने वाले को सिविल जेल भेजना या उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके बेचना। ये सब धारा 51, 55, 58, 60 और ऑर्डर 21 में दिया गया है। इसके अलावा जिन खास कानूनों के तहत मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उनमें भी एनफोर्समेंट के प्रावधान हैं, जैसे एचएमए की धारा 28 है, डीवी एक्ट की धारा 20(6) और सीआरपीसी की धारा 128। सीआरपीसी की धारा 125(3) तो मजिस्ट्रेट को ये अधिकार भी देती है कि वो बकाया रकम वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है और हर महीने के भुगतान में चूक के लिए 1 महीने तक की कैद की सजा भी दे सकता है हर चूक के लिए। एक और बहुत सख्त कदम है जिसका जिक्र पहले भी आया था, वो है पैसे न देने वाले प्रतिवादी का बचाव का अधिकार ही खत्म कर देना, स्ट्राइकिंग ऑफ द डिफेंस। इस पर पहले अदालतों की राय अलग-अलग थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ कर दिया कि देखिए ये एक अंतिम उपाय है, एकदम लास्ट रिजॉर्ट, ब्रह्मास्त्र जैसा। इसका इस्तेमाल हर छोटे-मोटे मामले में नहीं करना है, बल्कि तभी करना है जब कोर्ट को पूरा यकीन हो जाए कि सामने वाला जानबूझकर, ढिठाई से और कोर्ट के आदेश का अपमान करते हुए विलफुल एंड कंट्यूमेशियस डिसोबीडियंस पैसे नहीं दे रहा है, और खासकर तब जब इससे आश्रित पत्नी और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो। और इन सब के अलावा अगर कोई जानबूझकर कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ उपयुक्त कोर्ट में अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो जो मोटी-मोटी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, कि अब अलग-अलग कानूनों के तहत मेंटेनेंस मांगने पर पारदर्शिता रखनी होगी, पहले के आदेश बताने होंगे और कोर्ट रकम को एडजस्ट करेगा। यही है ना? जी बिल्कुल। दूसरी और शायद सबसे बड़ी बात, कि दोनों पार्टियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का पूरा ब्यौरा देना होगा एफिडेविट पर। इससे कमाई छुपाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी, भरण पोषण अब हमेशा बिना किसी कंफ्यूजन के अर्जी दाखिल करने की तारीख से मिलेगा। सही। चौथी, रकम तय करते समय कोर्ट किसी एक फॉर्मूले पर नहीं चलेगा, बल्कि कई सारी प्रैक्टिकल बातों को ध्यान में रखेगा। बिल्कुल, केस टू केस बेसिस पर। और पांचवी, कि आदेशों को लागू करवाने के लिए अब ज्यादा स्पष्ट और थोड़े सख्त तरीके भी मौजूद हैं। हालांकि बचाव का अधिकार रद्द करना जैसा कदम बिल्कुल आखिरी हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही सारांश है आपका। और ये सब बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं कि ये जो इतने विस्तृत दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, खासकर ये संपत्ति का अनिवार्य खुलासा और अर्जी की तारीख से भरण पोषण का नियम, ये भारत में जो पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं उनकी पूरी डायनामिक्स को, उनकी पूरी गतिशीलता को किस हद तक बदल पाएंगे? क्या इनसे वाकई मामलों का निपटारा तेज होगा? क्या जिन्हें ज़रूरत है उन्हें समय पर न्याय मिल पाएगा? या फिर इन अच्छे इरादों वाले आदेशों को जमीन पर लागू करवाना, एनफोर्स करवाना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहेगा? इस पर हमें लगातार नजर रखनी होगी और देखना होगा कि आने वाले समय में इसका असल असर क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सोचने वाली बात है ये। खैर, ये दिशा निर्देश निश्चित रूप से भरण पोषण कानूनों को ज़्यादा असरदार और शायद ज़्यादा न्याय संगत बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम तो है ही। आज इस गहरी और अहम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।